नमस्कार साथियों, काशी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। आदमी को जब समय से पहले और औकात से ज़्यादा अगर मिल जाता है तो वह उसे संभाल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वह खुद को यह समझने लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ा तीसमार खां हो गया हूँ, या कुछ इस तरह की हरकतें करने लगता है। वह एक तरह से भस्मासुर बन जाता है। जैसे भस्मासुर ने आशीर्वाद पाया भगवान शिव से और शिव को ही भस्म करने के चक्कर में पड़ गया। तो आदमी को जब उसके औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वह भस्मासुर बन जाता है, वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ऐसी स्थिति बिहार के नए नवेले नेता जो चिराग पासवान हैं, यह भस्मासुर का रूप धारण कर लिए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस पृथ्वी पर चाहे आम जनजीवन में, सामान्य मानवीय या राजनीति में जिसने भी भस्मासुर बनने की कोशिश की, वह भस्मासुर की तरह अंत को प्राप्त हो गया। चिराग पासवान की पहचान इतनी है कि वह रामविलास पासवान के बेटे हैं। इसके अलावा उनकी और कोई हैसियत नहीं है। वह एक जाति की पॉलिटिक्स बिहार राज्य में अपनी करते हैं। चिराग पासवान की पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा से उनका विरोध शुरू हो गया। उसके बाद पार्टी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद उनके चाचा जो पशुपति पारस है, वो उस समय कैबिनेट मंत्री थे मोदी सरकार में, वो कैबिनेट मंत्री बने रहे। लेकिन चिराग पासवान ने उस समय धैर्य रखा और वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे और चाचा से तू मैं करने की जगह वो जमीन पर उतर गए और लोगों से संपर्क साधने लगे। अब जब 2020 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो उस समय चिराग पासवान नीतीश कुमार को हराने के लिए घूम रहे थे बिहार में और कह रहे थे कि हमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। उसका नीतीश कुमार को नुकसान भी हुआ और पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन में नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी हो गए, बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी हुई गठबंधन में। यह पहली बार हुआ। तो यह जो खुन्नक है नीतीश कुमार की चिराग को, इसलिए नीतीश कुमार भी चिराग को बहुत अंदर से लाइक नहीं करते हैं। अब तो गठबंधन में है भाई, एनडीए में दोनों है, तो एक सामान्य व्यवहार है, एक लोकाचारी है, कटसी है, उसको निभाया जाता है, उसको निभा रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार चिराग को कभी नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अब हुआ क्या कि इस बार बीजेपी की जो सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बनी है, तो इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, चूंकि रामविलास की जो पार्टी है वो दो भागों में टूट गई, एक पशुपति पारस का गुट और एक चिराग पासवान का गुट। तो पशुपति पारस का गुट भी अपने लिए सीट मांग रहा था और चिराग पासवान भी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पशुपति पारस को यह समझाया कि आप इस लोकसभा में चुनाव न लड़ें और बिहार विधानसभा में आपको हम एनडीए का हिस्सा रखेंगे और आपकी मांगों पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और आपको सहभागी बनाएंगे। पशुपति पारस बेचारे चुप हो गए। लेकिन 2024 के लोकसभा का जो परिणाम आया उसमें बीजेपी जैसे 2024 और 2019 में 300 के आसपास सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार थी। भले ही एनडीए की सरकार थी लेकिन बीजेपी के पास अपना भी बहुमत था। लेकिन 2024 में इसके पास सिर्फ 240 सीटें हैं। तो ये अपने सहयोगियों पर निर्भर है। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और इसमें ये जो चिराग पासवान को बिहार में एनडीए गठबंधन ने 5 सीटें दिया था, ये 5 सीटें चिराग पासवान जीत गए हैं। तो ये भी एक एनडीए के सहयोगी हैं। अब इस 5 सीटों में एक तो खुद ही हाजीपुर से जीते हैं, दूसरा उनका जीजा जीते हुए हैं जमुई से, और एक राजेश वर्मा है जो खगड़िया से जीते हुए हैं, संभवी चौधरी समस्तीपुर से, और बीणा देवी वैशाली से चुनाव जीती हैं। बीणा देवी वैसे जब इनकी पार्टी टूटी थी तो उस समय वो बगावत करके पशुपति पारस के साथ चली गई थी। इस बार भी इनको टिकट देने में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन फिर अंतोगत्वा इनको टिकट मिल गया। अब हुआ क्या है कि
चिराग पासवान को यह लग रहा है कि हम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की तरह हम भी एक एनडीए के घटक हैं और हम मोदी और मोदी सरकार को, अमित शाह को हम बार्गेन कर सकते हैं, इन पर प्रेशर बना सकते हैं, तो हमको बिहार विधानसभा के चुनाव में हम एक अच्छी पोजीशन के साथ अपनी मांगों को रखेंगे और हम बड़ी सीट, ज्यादा सीट मांगने का प्रयास करेंगे अगर हम दबाव बना के अभी से रखेंगे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान आखिर भस्मासुर कैसे हो गए, तो दरअसल मैं 2-3 विषय पर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST में वर्गीकरण यानी क्रीमी लेयर का जो सलाह था उस विषय पर, दूसरा वक्फ बोर्ड का जो विषय है, और तीसरा एक विषय और है जो जाति जनगणना का, यह भी एक विषय है जिस पर चिराग पासवान सरकार के साथ होते हुए भी, कैबिनेट मंत्री होते हुए भी सरकार के विरोध में बयान दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, तो चिराग पासवान कैबिनेट की हर मीटिंग में साथ होते हैं मोदी जी के और सभी कैबिनेट मंत्रियों के। तो कैबिनेट में जो चर्चा होती है उन सारी चर्चा उनके सामने होती है, उसमें वो सहभागी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो सलाह आया है SC ST पर, और SC ST पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि वर्गीकरण जो SC ST का है उसके अंदर भी वर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर को बाहर निकाला जाए, तो इस पर मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट मीटिंग किया और कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सलाह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। तो भाई जब आप उस कैबिनेट मीटिंग में हैं, आप के सामने जब मोदी सरकार ने यह कह दिया कि नहीं हम उससे सहमत नहीं है, तो फिर आप बिहार में आकर के और क्रीमी लेयर और वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ है, ये बयान देने की क्या जरूरत है। यानी आप मोदी पर प्रेशर बना रहे हैं, आप यह कहना चाहते हैं कि हम जो है हमारे वजह से मोदी ने इसको रोक दिया या मोदी ने सलाह नहीं माना, आप यह कहना चाहते हैं। एक तो जो मोदी और अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी उसी सरकार के घटक हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मीडिया में या सार्वजनिक रूप से, भले ही इनके मन में जो भी हो, लेकिन इन्होंने कभी बयान नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद। दूसरा, जाति जनगणना, विपक्ष जो है राहुल गांधी जाति जनगणना और राजनीति में जाति का जो जातीय राजनीति का जो विभत्स रूप लेके आ रहे हैं, जो विकृत मानसिकता के साथ जो विकृत रूप लेकर के जातीय राजनीति के प्रवेश कर मतलब चल रहे हैं, आपको यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यह देश को बांटने वाली राजनीति है, देश टूटने की आशंका, ये देश तोड़ने का एक षड्यंत्र है। लेकिन उस षड्यंत्र को आपको उसका विरोध करना चाहिए, और विरोध नहीं करेंगे तो कम से कम चुप रहना चाहिए। सरकार जो उस पर निर्णय ले रही है, जो गाइडलाइन उसके वो चल रही है और जो जिस चीज को वो देख रही है, आप कैबिनेट में सहयोगी हैं, आप सरकार के सहयोगी हैं, और आप बिहार में आकर के कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। अच्छा, अब मान लीजिए जातीय जनगणना हो, आपकी पार्टी कहाँ है, आपका वजूद, आपका औकात तो सिर्फ बिहार में है, और बिहार में है तो बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा दी है। और नीतीश कुमार, ये देखिए कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने जातीय जनगणना कराया, उसके बाद भी राहुल गांधी के स्टैंड का समर्थन सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने का कारण यह भी है कि भाई हमने तो, तुम आज कह रहे हो हमने तो करा दिया है, नीतीश के पास तो यह भी जवाब है। लेकिन आप उस जातीय जनगणना के षड्यंत्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष का सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भस्मासुर की स्थिति में है। आपको यह लग रहा है कि 5 सीटें हम बिहार में जीत गए हैं तो हम अपनी औकात पे जीत गए हैं, आप इस भ्रम में हैं। अगर नीतीश के साथ बीजेपी का और हम पार्टी जो है
जीतन राम मांझी का, इनके साथ गठबंधन नहीं होता तो आप 5 सीटें नहीं जीत पाते। और जब आदमी को, मैंने कहा ना कि समय से पहले और औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसे लगता है कि अरे मैं तो 30 मार खा हो गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा सूरमा हो गया हूं। तो चिराग पासवान को फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो मामला, जिस पर सरकार बिल लेकर आई है, उस पर भी चिराग पासवान का जो बयान रहा है वह सरकार के स्टैंड के खिलाफ रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद चिराग पासवान मोदी और अमित शाह को चिढ़ा रहे हैं और इस चिढ़ाने के कारण कहीं न कहीं चिराग पासवान अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार इनको यूं ही पसंद नहीं करते हैं और अब अमित शाह ने चिराग पासवान का जो ये बिहेव रहा है, इस बिहेव के बाद उनकी जो नस है, जो उस नस को दबा दिया है। चिराग पासवान के इस बिहेव और इस व्यवहार के बाद अमित शाह को यह लग गया है कि चिराग पासवान औकात से ज्यादा उड़ रहे हैं और चिराग पासवान की राजनीतिक जो विषाद है वो जाति की विषाद है। और अमित शाह को यह अब लग गया है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं भस्मासुर का रूप धारण कर लिए है। तो अब अमित शाह ने मोहिनी का रूप धर लिया है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं कि अमित शाह ने मोहिनी का रूप कैसे धर लिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, अमित शाह से पशुपति पारस और उनके पुत्र प्रिंस पासवान, आप इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में उनसे मिलने गए हैं और अमित शाह ने यह जो मुलाकात है यह एक संदेश है। आप इसको यूं ही सामान्य मुलाकात मत समझिए। यह मुलाकात चिराग पासवान की जो उड़ती छलांग है, जो आजकल 2 की जगह 4 पैर से इस समय चल रहे हैं, उस पैर को तोड़ने का प्रयास है। और अमित शाह ने यह, हमको लगता है कि अमित शाह ने यह मान लिया है, अब वो उन्होंने निर्णय ले लिया है कि चिराग पासवान की नस को हमें मरोड़ देना है और भाजपा के लिए यह उचित भी होगा। भाजपा अगर समय रहते चिराग पासवान को औकात में नहीं अगर लाएगी तो चिराग पासवान भस्मासुर होंगे बीजेपी के लिए और सबसे पहले भागने वाले होंगे चिराग पासवान। चूंकि इनके पिताजी का चरित्र रहा है कि यह कब पार्टी बदल देंगे, कब पाला बदल देंगे, कुछ पता नहीं। नीतीश कुमार के भी चाचा रहे हैं रामविलास पासवान। और मैं यह कहूंगा कि बीजेपी को, जो चिराग पासवान को, अभी चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते थे, मोदी जी भी इनकी बहुत सराहना करते थे और इसके वजह से चिराग पासवान को लगा कि अरे यार हम तो सुपर बॉस है। लेकिन अब शायद बीजेपी यह समझ रही है और अमित शाह ने इसका जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और बीजेपी को यह चाहिए कि हम अपने किसी दलित नेता को, चूंकि जातीय राजनीति, जो भारत की राजनीति है उसमें जातीय राजनीति को आप हटा नहीं सकते और बीजेपी, चूंकि चिराग पासवान सिर्फ जाति की राजनीति कर सकते हैं बिहार में और बीजेपी कभी जाति की राजनीति करेगी नहीं। बीजेपी तो राष्ट्रहित, समाज हित, इस हित को लेकर के उसे, वो तो किसी एक जाति की पार्टी है नहीं कि वह बस उस जाति के वोट पर आधारित है। बीजेपी तो राष्ट्र की पार्टी है और राष्ट्र के लिए सोचती है। चिराग पासवान की औकात तो सिर्फ जाति तक है, उस जाति के अंदर ही सीमित है, उसी वोट पर 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट जीत ले। इसके अलावा इनकी क्या औकात है और बिहार के बाहर इनका क्या औकात है। तो बीजेपी को चाहिए कि अगर हमको जब दलित नेता को किसी आगे बढ़ाना है तो हम चिराग पासवान को क्यों बढ़ाएं। भाई आपके दल में इतने बड़े, इतने अच्छे इतने वक्ता है, आपके एक प्रवक्ता है दलित, उनको आप आगे बढ़ाइए। उसके अलावा बिहार में और भी दलित नेता हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। चिराग पासवान जैसे अविश्वासी आदमी को, जिनका पारिवारिक संस्कार रहा है, इनके पिताजी को आप देखिए, लेड़ के बीज से लेड़ नहीं जमेगा तो कब बांस जम जाएगा। अबे अगर बांस भी हो जाएगा, आप क्रॉस भी करेंगे, उसको क्रॉस करके अगर बांस भी करेंगे तो वो लेड़ का तत्व तो उसमें उसमें मौजूद रहेगा ना भाई। तो चिराग पासवान को आप रामविलास पासवान के चरित्र से ही आकिए, बिल्कुल उनसे अलग नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बीजेपी
को देर आया दुरुस्त आया। अब यह लग रहा है कि नहीं, चिराग पासवान हमारे लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। और अगर बीजेपी ने समय से पहले इस भस्मासुर को भस्म नहीं किया, इसका उचित इलाज नहीं किया, तो यह बीजेपी के लिए बिहार के साथ साथ अन्य जगहों पर भी नुकसानदायक हो सकता है। और चिराग पासवान सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए अब भाई बीजेपी तो सलाह मानती नहीं है, और हम लोग जो है कि विधायक मंत्री थोड़ी बनना है, हम तो शुभचिंतक हैं, इसलिए कह रहे हैं, माने या ना माने, लेकिन हम जनता की, चाहे जो भी शुभचिंतक है, उनकी यह इच्छा है कि बीजेपी अपने दलित नेता जो अपने दल में है उनको आगे बढ़ाए। इन जो ये दल बदलू हैं और जो सिर्फ जाति के नाम पर पार्टी चलाते हैं, भाई बीजेपी में जो दलित ही नेता होगा वो जाति के नाम पर पार्टी तो चलाएगा नहीं, वो तो बीजेपी का अंग होगा। और अगर वो बीजेपी के साथ है तो वह बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रवाद और समाज हित, राष्ट्रहित से ओतप्रोत होगा, तभी वो बीजेपी के साथ है। तो वह आगे बढ़ेगा, तब यह देश आगे बढ़ेगा। और तब वह जाति भी, जिस जाति की ये चिराग पासवान राजनीति करते हैं, उसका कोई राष्ट्रवादी आदमी अगर आगे बढ़ेगा तो वह उस जाति के लिए ज्यादा अच्छा सोच सकता है चिराग पासवान के बनिस्बत। क्योंकि चिराग पासवान अपने परिवार की कुर्सी और अपने परिवार को ही आगे रखना चाहेंगे। चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में कोई दूसरा दलित नेता, कोई दूसरा पासवान नेता आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी दल का हो। भाई वो तो दूसरे दल में भी नहीं चाहेंगे, अपने दल से तो सवाल ही नहीं उठता है जब वो अपने चाचा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई अपने चाचा का लड़का, तुम्हारा भाई प्रिंस अगर विधायक बन जाएगा तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? तुम तो ऐसे आदमी हो कि जब तुम अपने परिवार के नहीं हो तो तुम बिहार के अन्य पासवानों का क्या होगे? जितने भी पासवान हैं उनको तुम अपनी बस सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी चमक के लिए, हम पासवान हैं उनको जोड़े हुए हो, हम पासवान के नेता हैं। क्या ध्रुव प्रिंस पासवान नहीं है? वो विधायक हो जाएगा तो क्या पासवान की इज्जत खत्म हो जाएगी? तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप सब वीडियो को लाइक करें, और सबसे यह निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप ना जाएं, और सब्सक्राइब होगा तभी चैनल मोनेटाइज होगा, और हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। इसी तरह हम सब मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।